नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल आपके लिए लेके आया हूँ दो हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 6 जून 2018 बुधवार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है 13 मई से। तो क्या आपने हमारी वेबसाइट की विजिट ली है? अगर नहीं ली तो जाइए www.upscisexams.com। कोर्स लॉन्च किया है जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स का, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कोर्स को कवर अप करता है और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 2019 के मेंस एग्जाम तक की। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी, तो वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा www.upscisexams.com। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इस नाम से। तो देखिए, जो कोर्स है उसके साथ गिव अवे में काफ़ी सारी चीज़ें दी जा रही है, जैसे कि 6 महीने के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट की योजनाएं, द हिंदू एडिटोरियल्स। इसके अलावा 30 पेपर दिए जा रहे हैं जो 2019 की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जीएस आर्टिकल्स है पिछले 6 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट्स आए हैं वो सारे के सारे। और इससे भी बढ़िया चीज़ ये है कि हमारी जो मैगजीन है जिसके अंदर इनसे भी ज़्यादा चीज़ें कवर अप होती है और जो भी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैगजीन में आपको मिलेगी। तो उसका 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन इसके साथ दिया जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो आपको करना सिर्फ ये है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट करना है। तो जाइए हमारी वेबसाइट के ऊपर www.upscisexams.com के ऊपर। तो आज का रोड मैप देख लेते हैं। 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कशन करनी ज़रूरी है, जैसे कि पहला है लाइफ इन प्लास्टिक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो कल जो 5 जून थी तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो वहाँ पे एक हमने थीम के ऊपर एक इवेंट किया था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिहाज से यहाँ पे एक आर्टिकल निकल के आया है। और दूसरा जो है फैमिलियर मोरिंग्स, तो यहाँ पे ऑन फॉरेन पॉलिसी रीओरिएंटेशन। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह की विजिट पे गए थे 3 दिनों की। तो वहाँ पे जो मीटिंग के दौरान जो डिस्कशंस वगैरह करके आए हैं उसके रिगार्डिंग और जो इंडिया के व्यू पॉइंट है इंडो पैसिफिक रीजन को लेके, तो उनके ऊपर एक आर्टिकल निकल के आया है कि पहले का सिनारियो क्या था और आज का सिनारियो क्या है, उसके बीच में कंपैरिजन लेके आए हैं इस आर्टिकल के लिए, आर्टिकल के साथ राइटर। तो उससे ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और डिटेल से डिस्कशन शुरू करने से पहले पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे फन फैक्ट वाली स्लाइड में, और उसके साथ नया सा फन फैक्ट और एक नया क्वेश्चन, और अंत में आपको वोकैबुलरीज मिलेगी। तो आज जो है पहला जो आर्टिकल है टीटी राम मोहन ने लिखा है, अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उनकी जो सीईओ है चंदा कोचर, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे कि उन्होंने गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस के फंडामेंटल रूल्स को ब्रेक किया है और उन्होंने अपने पति की साइड ली है जिन्होंने लोन लिया था और लोन वापस नहीं किया, और करप्शन वगैरह की एक्टिविटी में अपने हस्बैंड का साथ दिया है, और जो इंटरनल ट्रेडिंग भी एक तरह से बोल सकते हो। तो ऐसी चीज़ों के भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। लेकिन जब ये बात मीडिया की तरफ से और पहली दफा बाहर आती है तो आईसीआईसीआई बैंक कहती है कि नहीं, हमारी सीईओ बहुत ही अच्छी है और उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट मत करिए, बल्कि उन्होंने सब काम ठीक ठाक और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक किया है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी कुछ और निकल के आती है। जब मीडिया का और जो कॉरपोरेट बॉडीज है उनका प्रेशर जब बढ़ता है आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड्स के ऊपर, तो वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पूरी की पूरी जांच पड़ताल करवाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो अभी मिरर इमेज निकल के आ रही है वो एकदम से ऐसी है। शार्प क्वेश्चन ये बनता है कि रियलिटी में चंदा कोचर ने अपने हस्बैंड की मदद की है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पिक है वो इस तरह से है, बीइंग अ सीईओ सी हेल्प्ड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे तराजू जो एक तरफ झुका हुआ है, ये उन्होंने अन्याय किया है इवन अपनी बैंक के साथ कॉरपोरेट गवर्नेंस की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए। तो डिटेल के अंदर आर्टिकल में और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ कुछ सेबी की प्रोविजंस लगाई गई है, क्या नोटिस मिली थी, कब हुआ था, ये सब इसके अंदर क्या था, तो जिस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो हेल्थ रिलेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से काफी सारे पॉइंट्स अभी आए थे जो हमने वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट किया था। तो फिर यहाँ पे के श्रीनाथ रेड्डी का आर्टिकल आया है, रेंज ऑफ पॉलिसी रिस्पॉन्सेस इन क्रूशियल टू टैकल द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी। तो यहाँ पे प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस लेके नया सा एक पॉइंट लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है
ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी देश में ओबेसिटी के शिकार लोग पाए जाते हैं तो वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी वहीं पे है और ओबेसिटी का भी वहीं पे सबसे बड़ा मार्क है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, यानी कि ओवरवेट, यानी कि जो हाइट के हिसाब से जो आपका बीएमआई होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, तो बीएमआई के हिसाब से जब यहाँ पे बॉडी उससे ज्यादा होती है तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी ये सारी डिस्कशंस हुई है कि अगर मोटापा होता है तो मोटापा के कारण कितने अलग अलग प्रकार के डिजीजेस हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उसके पीछे का जो कोर रीजन होता है वो कोर रीजन भी मोटापा ही होता है। दूसरी बात, जो ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफें होती है, इवन डायबिटिक जो तकलीफें होती है, उन सारी तकलीफों के पीछे का कारण मोटापा है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों के ऊपर फोकस लाने की कोशिश की गई है कि क्या स्टेप्स लेने चाहे जाइए जिससे कि जो मोटापा है वो बढ़े ही ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स है जैसे कि फास्ट फूड प्रोडक्ट्स है, लेज वगैरह चिप्स है, अंकल चिप्स है, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो या फिर फ्राइड चीजें हो, जिससे कि बच्चों के अंदर इसके खाने की चाह ना बढ़ती हो और इससे कि मोटापा और जो कैलोरीज है वो बढ़ती हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ये महंगी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने चाहिए ताकि इसकी जो प्राइसेस है वो ज्यादा बनी रहे। दूसरा पॉइंट, इसकी प्राइसेस तो ज्यादा रखनी है, दूसरी जो जहां पे फ्रिक्वेंटली बच्चे आते जाते रहते हैं जैसे कि स्कूल वगैरह है, ऐसे कोई क्लासेस वगैरह के कैंपसेस है, तो वहां से ये जो प्रोडक्ट है वो नजदीक के रेंज में नहीं मिलने चाहिए। यानी कि स्कूल वगैरह जैसी प्लेसेस के आसपास पे फूड, जो फास्ट फूड वगैरह की चीजें हैं, पैकेट फूड में हो या फिर सैंडविच वगैरह चीज वाली आइटम जो पिज्जा वगैरह हो, नजदीक के एरिया में नहीं होनी चाहिए। इस तरह के रूल्स आने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो जमा हो जाती है वो ना हो, और जो इसके कारण है फैट बनता है, फैट के कारण ओबेसिटी, ओबेसिटी के कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अलावा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे इश्यूज का जनरेट होना। इवन इंडिया के अंदर मेट्रो सिटीज में और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ऐसी ओबेसिटीज की बहुत सारी इंसिडेंस सामने आती है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन 5 साल 3 साल के बच्चे, 8 साल 12 साल के बच्चे, लेकिन उनका जो वेट होता है वो एक रेसलर के वेट के मुकाबले इक्वल टू कंडीशन के अंदर होता है। तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफें होने शुरू हो जाती है बच्चों के लिए, और जो हार्ट डिजीजेज है उसका खतरा पीक के ऊपर आके बच्चों के ऊपर बोलता है। तो यहाँ पे ओबेसिटी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल है, जो बातें थी वो जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ आर्टिकल है लाइफ इन प्लास्टिक, तो यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को प्राइम इंपोर्टेंस दिया गया है, और जो कल जो इवेंट हुआ था उस इवेंट के जिस्ट के तौर के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल लेके आया है। और यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से समस्या उत्पन्न कर रहा है और इंडिया के माध्यम से कहाँ कहाँ पर प्लास्टिक जो है वो ओशन के रास्ते चला जा रहा है और ओशियन भी गंदे हो रहे हैं, जिससे कि मरीन लाइफ जो है, इवन आज तो पीने के पानी के अंदर भी प्लास्टिक की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल डिटेल से डिस्कस करने लायक है। जनरल स्टडीज के पेपर 1 के लिए ये बहुत ही क्रूशियल होगा और इवन हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा जो फैमिलियर मॉर्निंग्स जो है, तो यहाँ पे इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके टॉपिक पे, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 के टॉपिक से ये आर्टिकल कवर होगा। इसके अलावा इकोनॉमी के भी पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो गए। तो जनरल स्टडीज 2 और 3 के पेपर से इस आर्टिकल को आप लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सांग्रीला डायलॉग हुआ है, तो वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी के रीओरिएंटेशन के ऊपर जो नजर डलवाई है हमारे, उसके ऊपर ये आर्टिकल है कि नरेंद्र मोदी ने जो सारी बातें की, जो डायलॉग्स हुए, जो पब्लिक को संबोधन दिया है, उससे क्या जिस्ट निकल के आता है। और यहाँ पे कंपैरिजन दी गई है, कुछ सलाह दी है नरेंद्र मोदी ने छोटे अपने देश भाइयों को कि किस तरह से जो इंडिया जो है वो पहले नाम में हुआ करता था नॉन अलाइन मूवमेंट में, आज जो है वो खुद के प्रिंसिपल पे खड़ा रहने के ऊपर क्या बेनिफिट्स है और एक ग्रुप की साइड लेने में क्या बेनिफिट्स है। इस तरह के आर्टिकल्स की यहाँ पे जिस्ट बनती है। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 के कनेक्टिव टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं फन फैक्ट में। पिछले
एडिटोरियल में जो क्वेश्चन पूछा था कि ओशन करंट किन 4 मुद्दों या फिर इनके अंदर दिए गए मुद्दों के कारण जनरेट होता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण, एयर प्रेशर और विंड डेंसिटी के कारण जो ओशन के ऊपर होती है, इन 3 मुद्दों के कारण ओशन करंट जनरेट होता है। तो रिवर सेगमेंट आज भी हम फन फैक्ट में कंटिन्यू रखते हैं। आज जो 3 आइलैंड है कावेरी रिवर के फ्लो के दौरान रास्ते में, उसके ऊपर ये फन फैक्ट है। River Kaveri split into 2 places and form 2 islands in Karnataka. One is Sivana Samudra, where she plunges as Gagnachuki and Barachuki falls and creates the island of Sri Rangapatna near Mysore. So the third island is Sri Rangam इन तमिलनाडु। तो ये 3 आइलैंड्स के नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अगर आप कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट के ऊपर भी ऐसे लिख रहे हैं तो इसके कंक्लूजन या फिर जो बेस पार्ट आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में, तो वहां पर इन तरह की चीजें अगर आप डालोगे तो यहाँ पे जो पेपर चेकर है उसको लगेगा कि आपको सिर्फ कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट सिर्फ न्यूज के माध्यम से और इश्यू के माध्यम से नहीं पता है, बल्कि आपने यहाँ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, जिसका ये अर्थ बनता है कि आपको इसके अलावा जो बाहर की नॉलेज होनी चाहिए वो भी आपके पास है। तो यहाँ पे दूसरों ने जो ऐसे लिखा है उन लोगों से आपका ऐसे जो है इम्प्रोवाइज कंडीशन में पाया जाएगा और आपको बन सकता है कि दूसरों से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे अचीव हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयस यू विल सी द फॉलोइंग: डीप गोर्स, Uton river courses, parallel mountain range, strip, gradient cause landsliding। तो इनमें से which of the above can be said to be evidence for Himalayas being young fold mountain? तो क्या इनमें से कौन से 1, 2, 3 या 4 पॉइंट्स है, आप ऑप्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास नॉलेज हो तो वहां पर कमेंट सेक्शन करिएगा और हमें बताइएगा। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका आंसर यहाँ पे फन फैक्ट वाली स्लाइड में जरूर से इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल का डिटेल डिस्कशन, लाइफ इन प्लास्टिक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इंडिया का जो फैंटास्टिक फ्रेमवर्क है कि प्लास्टिक के यूज को जो है उसको किस तरह से कम किया जाए, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर जो हमने सेलिब्रेशंस की, तो उस सेलिब्रेशन डे के ऊपर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन है उनका कहना है कि इस बार जो यूएन ने थीम रखी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक के पॉल्यूशन को हमें हरा देना है। तो ये अब हर्षवर्धन का कहना है कि ये सारी बातें अब पेपर पर नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जरूर से होगा। ये एक तरह से प्रॉमिसिंग वे के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है प्लास्टिक को मैनेज करना या फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में आए थे, वो सारी की सारी चीजें आज भी यानी कि 2 साल के बाद भी एक तरीके से तो ऑन पेपर ही रह गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, 100% कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो सेंटर है उसके पास जो डेटा है वो डेटा ये कहता है कि इंडिया जो है हर रोज का 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। उनमें से 60% प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हुआ है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो 40% है तो वो कलेक्ट ही नहीं होता है। तो कलेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है, वो जो वेटलैंड्स है या फिर खुली जमीनें हैं वहां पर ये प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है। उस प्लास्टिक के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो बारिश के कारण वो सारी चीजें तैरते हुए नदियों के रास्ते पहुंचती है, नदियों के रास्ते से समुद्र में पहुंचती है, समुद्र के अंदर वो मरीन लाइफ को यहाँ पे कनेक्ट करती है और मरीन लाइफ के ऊपर और जो ओशन है उसको यहाँ पे इम्प्योराइज करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 25,000 टन है उसमें से 60% जो कवर अप होता है उसका तो आप क्या करते हो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले उसका 40% यानी कि 25,000 टन का 40% होता है 10,000 टन्स। तो यहाँ पे 10,000 टन्स कूड़ा जो है वो तो हम कहीं ना कहीं होते हुए टाइम पीरियड के बाद वो ओशन की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये हो गया ओशन किस तरह से हमारा डैमेज होता है। उसके बाद क्या क्या ऐसी नदियां हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ओशन की ओर इस कचरे को लेके जाती है। तो यहाँ पे इंडिया की
गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मैप ऑफ 10 रिवर्स जो वर्ल्ड वाइड है उसके अंदर हमारी 3 रिवर है जो इस तरह के 10,000 टन पर डे वाले प्लास्टिक को, एक दिन का पर डे प्लास्टिक है ये, तो समझिएगा कि पूरे साल में कितना होगा। तो ये सारा प्लास्टिक जो है वो एटलीस्ट 30 to 40% इनमें से जो प्लास्टिक है वो चला जाता है ओशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। तो इन नदियों के कारण इन 10 नदी जो है इंटरनेशनली उनमें से 3 हमारी है यूनाइटेड नेशन के मैप ऑफ 10 रिवर्स के वर्ल्ड वाइड के कैलकुलेशन और सर्वे के अंदर। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव बात है। तो यहाँ पे जो मरीन लाइफ है उसके लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसके अलावा इन प्लास्टिक का नदियों के अंदर इंक्लूड होने से एक और प्रभाव ये पड़ता है कि आजकल जो पानी है उसकी क्वालिटी जब मेजर की जाती है तो यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स इवन आज पीने के पानी में भी है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे जो म्युनिसिपैलिटी से पानी प्यूरिफाई होके आता है, पानी पुरवठा निगम से जो पानी प्यूरिफाई होके आता है, तो वहां पर भी अगर आप प्यूरिफाइड पानी को जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर भी प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो आपकी खुद की सेहत के लिए भी ये बहुत खराब है। तो आगे यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये क्राइसिस जनरेट होती है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के अंदर, जो सिमिलर साइकोलॉजी वाले लोग हैं वो यहाँ पे मिले और यहाँ पे बात हुई कि सेग्रीगेट किस तरह से किया जाए वेस्ट को, प्लास्टिक को, जो हमारे घर में कूड़ा बनता है उसको, इवन प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट को कैसे यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे वॉलंटरी एफर्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हाँ, लोग अपने आप से बोले कि भाई हम इन छोटी बड़ी उन प्लास्टिक और कटलरी आइटम्स को परचेज नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट नहीं लेंगे वाइल शॉपिंग और ट्रैवलिंग, और उसको लिटर नहीं करेंगे ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। क्योंकि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर भी हमने काफी सारी प्रोविजंस वगैरह लगाई है, लेकिन यहाँ पे समझना लोगों को है। अगर लोग खुद से यहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बायोडिग्रेडेबल जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है, सब्स्टिट्यूट्स है प्लास्टिक के, उसको यूज करें। अगर आप समझिए प्लास्टिक बैग कैरी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप कॉटन की खुद की बनाई हुई बैग या फिर अच्छा सा कोई ऐसा हैंड बैग लेके ट्रैवल करें। दूसरी बात, ये नहीं करना है तो आप पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें। पेपर बैग्स के क्या होगा कि पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है और उसके रिसाइकल के अंदर एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना प्लास्टिक के रिसाइकल से है। दूसरी बात, अगर वो प्लास्टिक का जो कोई भी बैग आप यूज कर रहे हो वो अगर कचरे की तरह फेंक भी दिया गया है तो वो अगर नदी में जाता है तो भी वो डीके हो जाएगा और डिसोल्व हो जाएगा। और अगर समुद्र में भी जाता है तो जो हमारी मरीन लाइफ है उसके ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी जितनी की प्लास्टिक के कारण होती है। तो यहाँ पे जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उनको अच्छी तरह अकाउंटेबल बनना है, लोकल बॉडीज है उनको एक सही ढंग से रिसाइकल की प्रोसेस करनी है। क्योंकि जो वो 15,000 टन कचरा कलेक्ट करते हैं उन 15,000 टन करे हुए कचरे को भी ठीक तरीके से वो लोग मैनेज नहीं करते और वो भी कहीं ना कहीं जाके ऐसे वेटलैंड्स और नदी नालों के अंदर फेंक के आते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है उसको सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारा सीपीसीबी, उसको एक तरह से अनस्टॉपेबल तरीके से काम शुरू करना होगा ताकि इस तरह के इश्यूज को कवर अप किया जा सके। और जैसा कि मैंने बोला कि सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक बैग्स और कटलरी जैसी प्रोडक्ट्स है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से जब तक ना बनाई जाए तब तक उन चीजों का आप इस्तेमाल ना करें। और जो वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे हर्षवर्धन बोलते हैं कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो एक इंटरनली कॉन्फिडेंस मैनेजर होना चाहिए कि आदमी को अंदर से सूझना चाहिए कि जी हाँ, मुझे अपने एनवायरनमेंट को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को और जिस पृथ्वी के ऊपर मैं रह रहा हूं उसको बचाना है। अगर मुझे शांति और सुख चैन से जीना है तो इन स्लोगन्स को मुझे अपने रियल लाइफ के अंदर उतारना है। गवर्नमेंट्स भी स्टेप ले और ह्यूमन जो है, सोसाइटी जो है वो भी स्टेप्स ले ताकि यहाँ पर प्लास्टिक के होते हुए जो हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट्स है उसको रोका जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एनवायरमेंटल बेस्ड राइटिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर जरूर से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर जो आजकल यूपीएससी फोकस कर रही है बहुत ज्यादा है। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्रूशियल होगा, लेकिन उस क्रूशियल क्वेश्चन के अंदर आप इन तरह के मुद्दों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।
उसके बाद का जो आर्टिकल है फेमिलियर मोरिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी रीओरिएंटेशन, तो यहाँ पे शांग्रीला के डायलॉग के दौरान जो फॉरेन पॉलिसी की रीओरिएंटेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो साउथ ईस्ट एशिया के 3 नेशन की विजिट की थी, आइलैंड नेशन हमारे दोस्त इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, तो यहाँ पे इसकी एक तरह से जिस्ट निकाल के लाया है और यहाँ पे बताया है कि क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम जो थे लास्ट वीक ऐसी बात बोल रहे थे कि इंडिया पहले एनएम में हुआ करता था, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब हम आजाद हुए थे तब 1955 में भी साइड लेनी थी, वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में भी हमें कुछ साइड लेनी थी, या यूएसएसआर की लो या फिर आप अमेरिका की लो, लेकिन हमने कभी साइड नहीं ली। इवन कोरियन वॉर के अंदर भी हमने साइड नहीं ली, बल्कि एक न्यूट्रल पक्षपात न करते हुए जो सही है, जो सिद्धांत के अनुसार जो होना चाहिए, उन मुद्दों के ऊपर हमने पॉइंट्स रखे थे। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो दूसरे देशों को ऐसी सलाह देते हैं कि कृपया आप जो है खुद के प्रिंसिपल्स रखें, तो आपकी इमेज जो है जनरेट होगी। तो आज हमारी जब इमेज जनरेट हो गई है, तो आज जो है हम किस तरह से नेम के बाद यहाँ पे हमारे बेनिफिट क्या है, आज भी जो हम देखेंगे तो चाइना से भी हमारे अच्छे रिलेशन है, अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन और रशिया से भी अच्छे रिलेशन। तो ये है आउटपुट, नेम के अंदर होने का आउटपुट बहुत अच्छा है। जिसका आपको एग्जांपल देखना है तो देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि पिछले महीने में हमने चाइना के साथ भी विजिट की, रशिया के साथ भी विजिट की, और पिछले कुछ महीनों में चाइना के साथ, रशिया के साथ और अमेरिका के साथ भी हमारी विजिट चलती रहती है। तो यहाँ पे तीनों देशों के प्रेसिडेंट के साथ हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग समिट होती रही, और यहाँ पे तीनों के साथ हमने कुछ ना कुछ अच्छी बातें शार्पनिंग तरीकों से की है, और जो भी क्रूशियल मुद्दे थे उनके ऊपर से हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो ग्लोबल स्टेज के ऊपर इंडिया की जो स्ट्रेटेजी वो एक तरह से काम कर रही है, और जो मोर बैलेंस्ड अप्रोच देखने को मिल रहा है, और जो ये अनसर्टेन वर्ल्ड है उसकी हम पर कोई असर नहीं पड़ रही है, और हम एक तरह से अमेरिका की तरह फ्री और ओपन बन रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। इसका एग्जांपल है इंडो पैसिफिक रीजन, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसके हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हम पहले नाम वाले क्राइटेरिया में थे और हमारा जो प्रिंसिपल था वो स्टैंड अलोन प्रिंसिपल था। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी है, यानी कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। आज हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिसको एससीओ भी बोलते हैं। रशिया, चाइना जो लीडिंग ग्रुप है सेंट्रल एशिया कंट्रीज के। तो हर समिट के अंदर मोदी जो है वो हाजिरी भी देते हैं और एक ऐसी मार्क बना के भी आते हैं। तो इस तरह से इस आर्टिकल के अंदर मोदी को हाईलाइट करके, एक थोड़ा सा बायस भी है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे नई दिल्ली जो है उसकी रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल में किस तरह से बढ़ाई गई है, इन मुद्दों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिंगापुर के अंदर यहाँ पे शांग्री-ला डायलॉग के दौरान जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया किस तरह से फोकस करेगा, डिफेंस को लेके, मरीन लाइफ को लेके, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, मरीन लाइन्स को लेके किस तरह से ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज के ऊपर सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। उसके अलावा फ्री एंड फेयर चॉइस यहाँ पे बात रखी गई, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एट होम और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किस तरह से हम वर्क करेंगे, और जो बैंडंग स्पिरिट हुई थी 1955 की उसकी यहाँ पे जिस्ट बताई गई। और यहाँ पे बोला कि नरेंद्र मोदी का कहना है, व्हेन नेशन स्टैंड ऑन द साइड ऑफ प्रिंसिपल नॉट बिहाइंड वन पावर और टू अदर दे अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया को मिली नेम के अंदर होने से, नॉन अलाइंड मूवमेंट होने से, जो ग्रेट पावर राइवलरीज है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे और खुद के आप जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है उसके ऊपर खड़े रहोगे, तो एक ना एक दिन आने वाले समय के अंदर आपको विश्व जो है आपकी प्रतिष्ठा को समझेगा और आपके जो विचार है उसकी अप्रिसिएशन इंटरनेशनल मार्केट में होगी। जो आज इंडिया को मिली है वो नेम का ही, मेन टू मेन नेम का ही रिजल्ट है। दूसरी बात, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आपको हिस्टोरिकल मार्क छोड़ना है तो खुद के अंदर से ऐसी बात निकाल के दिखानी होगी कि वर्ल्ड जो है वो आपकी बात सुने और वो पॉजिटिव तरीके से हो, ना कि नॉर्थ कोरिया जो, ये मैं अपना खुद का बोल रहा हूं कि यहाँ पे समझाने के लिए कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके अंदर कैसा है कि नॉर्थ कोरिया को आज पूरा विश्व सुनता है, लेकिन डर के सुनता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उनके लीडर का कोई भरोसा नहीं करता था। और अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री भी नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे से कंट्री की बात इसलिए सुन रहा है क्योंकि वहां पे ऐसी सारी चीजें है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो विजन ये लेके आ रहा है कि अगर प्रिंसिपल से चलोगे और सही रास्तों के ऊपर चलोगे तो पूरा विश्व आपकी ओर नजर भी डालेगा। ट्रांजैक्शनलिज्म और
प्रैग्मेटिज्म भी आपके साथ बन के रहेगा, और सारी चीजें जो है फॉरेन पॉलिसीज जो है वो एक तरह से फैमिलियर तरीके से आपके साथ रहेगी, अगर आप जो है किसी ग्रुप का भाग नहीं बनोगे, स्टैंड अलोन रहोगे। क्योंकि अगर ग्रुप का भाग हम लेते तो यूएसएसआर की साइड हम होते, या फिर रशिया से क्लोज होते, यूरोपियन यूनियन से क्लोज होते, या फिर यूएस की साइड लेते, तो हम क्या होते, आज यूएस के एक तरह से पिद्दे गुलाम होते, जो वहां के इशारों पे यहाँ पर हम नाचते। लेकिन आज जो है हमारी खुद की इंपॉर्टेंस और वैल्यू है, जैसे चाइना की है। चाइना किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं था, चाइना भी पहले स्टैंड अलोन था, ना यूएस को और यूएसएसआर को मदद करता था, हर मुद्दों के ऊपर मदद नहीं करता था। तो आज हमारी भी वही कंडीशन है। तो चाइना देखिए अब कितना आगे है, तो हम भी एक तरह से इतना आगे इसीलिए है। तो कंपैरिजन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज जो है हमारे खुद के सिद्धांतों के कारण हम इतने आगे है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक शेयर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन उनको इसी कारण मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, तो हम उसकी 3 दिन के अंदर वीडियो बनाएंगे। और जो पूछा गया क्वेश्चन है उसकी आप नीचे कमेंट में जरूर से बात करिएगा, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, कल से फिर मिलेंगे। और द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।